सभी बच्चे को हरे कृष्णा। आज हम शुरू करने वाले हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास सिक्स का हम लोग एनसीईआरटी का हिस्ट्री चैप्टर 1 शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, कब, कहाँ और कैसे। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि हिस्ट्री क्या होता है, हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए, हिस्ट्री के क्या टाइम फ्रेम होते हैं, इन सब टॉपिक्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। और हिस्ट्री एक बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है। ये हमें हमारे पास्ट के बारे में बताता है कि हमारा पास्ट कैसा था। आज जो हम लोग प्रेजेंट में जी रहे हैं, क्या आज हमारा जो प्रेजेंट है क्या वो प्रेजेंट इसी तरह था जैसा वो दिख रहा है ऐसे? क्या शुरू में सब कुछ ऐसे ही चलते आया? नहीं। तो टाइम टू टाइम हम देखते हैं हर चीज़ यहाँ पर बदला है। ठीक है, जो चीज़ यहाँ पे हमें दिखता है वो ऐसा कुछ यहाँ पे था नहीं। पहले कुछ अलग चीज़ था, फिर धीरे धीरे कुछ अलग चीज़ आते गया। हम लोग उसी चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आज जो हमारा प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट कैसे बना। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली इसी सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हिस्ट्री क्या होता है। व्हाट इज़ हिस्ट्री? क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ हिस्ट्री? तो हिस्ट्री इज़ अ क्रोनोलॉजिकल अकाउंट इवेंट एज दे टुक प्लेस इन द पास्ट। हिस्ट्री आपका इवेंट्स का एक अकाउंट है। मतलब आप देखोगे कि कोई भी काम होता है वो स्टेप में होता है। स्टेप 1 में होता है, फिर स्टेप 2 में होता है, फिर स्टेप 3 में होता है, फिर स्टेप 4 में होता है। तो हिस्ट्री भी कुछ ऐसा ही है। ये हिस्ट्री को बेसिकली ये जो स्टेप है ये आपका है टाइम। ठीक है, पहले कुछ हुआ फिर कुछ हुआ। जैसे पहले एक छोटा सा बच्चा होता है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर वो और बड़ा होता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर वो बूढ़ा होता है, फिर उसका वो डेथ हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये चलता है हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री एक इवेंट्स का, जितने भी इवेंट, जैसे कोई काम हो रहा है, जैसे आप पढ़ रहे हो तो आपका ये पढ़ाई करना एक इवेंट है। ठीक है, जैसे आप खाना खा रहे हो तो आपका खाना खाना ये एक इवेंट है। अगर आप खाना खा रहे हो तो आप सबसे पहले थाल में खाना लोगे, फिर उसमें से आप रोटी लोगे, फिर रोटी को अपने मुंह में डालोगे, और ये एक इवेंट हुआ। मतलब एक स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, ऐसे स्टेप बाय स्टेप जब ये चलता है तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये एक आपका पीछे का जो समय है वो जो चलते आया उसको हम लोग हिस्ट्री कहेंगे। तो हिस्ट्री इज़ अ क्रोनोलॉजिकल अकाउंट इवेंट एज दे टुक प्लेस इन द पास्ट। नाउ क्वेश्चन आता है कि हम लोग हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? वाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री? हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए? वाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री? हिस्ट्री हमें क्यों पढ़ना चाहिए? हिस्ट्री हम लोगों को इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि हिस्ट्री हमारे पास्ट के बारे में बताता है। जैसे मान लीजिए कि आज आपका जन्मदिन है और आज आपका 13वां जन्मदिन है, लेकिन कभी एक समय होगा जब आपका पहला जन्मदिन मनाया होगा, फर्स्ट बर्थडे मनाया गया होगा। तो आप अपने फर्स्ट बर्थडे के बारे में जानना चाहो तो आप एल्बम में देख सकते हो, आप फ़ोटोज़ वगैरह में देख सकते हो। ठीक है, तो वो जो पहला बर्थडे था वो तो बीत चुका, वो हो गया आपका पास्ट, यानी वो हो गया आपका भूतकाल। लेकिन अगर आप अपने पहले बर्थडे के बारे में जानना चाहते हो तो आप इस चीज़ को देखोगे। तो ये हुआ हिस्ट्री हमें अपने पास्ट के बारे में जानने में मदद करता है। साथ ही ये हम लोगों को मदद करता है कि हमारा एंशिएंट कल्चर कैसा होगा और हमारा लाइफ स्टाइल कैसा था। आज का हमारा लाइफ स्टाइल और पहले का लाइफ स्टाइल कैसा था, हमारे प्राचीन सभ्यता कैसे थे। ठीक है, जिस तरीके से आज हम लोग टाई बेल्ट लगाकर स्कूल जाते, क्या शुरू में ऐसे ही जाया जाता होगा? नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं था। ये हमें मदद करता है हिस्ट्री समझने में। साथ ही आज का जो भी मॉडर्न प्रॉब्लम्स है, ठीक है, प्रेजेंट डे के जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हिस्ट्री हेल्प करता है सॉल्व करने में, कि हिस्ट्री को किस तरीके से हम लोग हिस्ट्री पढ़ के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप देखोगे कि यूएसए ने जापान पर हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बम गिराया। ठीक है, और एटम बम गिराने से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। आज भी उसका असर देखने को मिलता है। तो अगर आज के समय में कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम होता है, विश्व युद्ध जैसा कोई प्रॉब्लम होता है, तो हम अपने हिस्ट्री से समझ सकते हैं कि हमें इस तरीके का डिज़ास्टर नहीं करना है, अदरवाइज़ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो मॉडर्न प्रेजेंट डे की जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने में हिस्ट्री मदद करता है कि प्राचीन काल में लोग क्या किए थे जिस वजह से हम आज के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ
हिस्ट्री को एक टाइम फ्रेम में डिवाइड किया गया है। हिस्ट्री को समझने के लिए हमें बहुत ही ज़रूरी है कि हम उसको एक टाइम लिमिट दें, ठीक है। एक टाइम, क्या क्या किस किस समय में क्या क्या चीज़ हुआ उसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो देखिए, हिस्ट्री को कुछ इस तरीके से टाइम में लिया गया, ये एक लाइन की तरह है, और एक ईयर लिया गया जिसको 0 ईयर कहा गया, ठीक है। और फिर इधर से ये बढ़ते गया और इधर से ये पीछे, ठीक है। ये जो 0 ईयर था, ये था आपका बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट के जन्म, जिस ईयर में जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था उस ईयर को 0 ईयर लिया गया। फिर जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद वाला जो समय है उन्हें एडी कहा गया, एनो डोमिनी। और जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले वाले को BC कहा गया, ठीक है। तो BC जिसको बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है, लेकिन मॉडर्न टाइम में क्योंकि हमारा कंट्री सेकुलरिज्म है और हम लोग यहाँ पे सभी ग्रंथ को मान्यता देते हैं, तो इसलिए इस बिफोर क्राइस्ट को BCE कहा गया। BCE यानी बिफोर कॉमन एरा। एरा का मतलब होता है दौर, एरा का मतलब होता है दौर, यानी बिफोर कॉमन एरा, कॉमन एरा के पहले, ठीक है। और इसको आफ्टर कॉमन एरा, इसको CE यानी ACE, ठीक है। C यानी आफ्टर कॉमन एरा, ठीक है। अगर हम देखेंगे कहीं पे लिखा हुआ है 500 BC, 500 BC कहने का मतलब कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से 500 साल पहले का बात हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम लिखते हैं 200 AD या 200 CE, ठीक है, CE, तो इसका मतलब कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के 200 साल बाद, ये हो गया CE और ये हो गया BC, ठीक है। यानी ये 500 साल जीसस क्राइस्ट के जन्म से 500 साल पहले, और 200 AD या CE का मतलब होगा कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के 200 साल बाद। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। और हम यहाँ पर देखते हैं कि हिस्ट्री को और भी टाइम फ्रेम में डिवाइड किया गया। हिस्ट्री को 3 भाग में डिवाइड किया गया। पहला प्री हिस्ट्री, दूसरा प्रो हिस्ट्री, तीसरा हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री जिसमें जो आदि मानव लोग रहा करते थे, जो हम लोग पढ़ेंगे पैलियोलिथिक एज, आगे वाले चैप्टर्स में जो हम लोग पैलियोलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे उसमें हम लोग देखेंगे प्री हिस्ट्री के बारे में कि प्री हिस्ट्री क्या था। प्री हिस्ट्री जिसमें जो लोग पढ़ने लिखने नहीं जानते थे और उस समय वो दौर जिसमें हिस्ट्री का कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, उसे हम लोग प्री हिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। फिर आता है प्रो हिस्ट्री। प्रो हिस्ट्री मतलब आदि मानव और हिस्ट्री के बीच का, मतलब ये लोग लिखने सीख रहे थे और ये लोग कुछ ऐसा ड्राइंग, ये जो ड्राइंग आप देख रहे हो, इस ड्राइंग के साथ वो लोग कम्युनिकेट किया करते थे। मतलब बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और ज़्यादा लिखने नहीं जानते थे, लेकिन पत्थरों पे कुछ कुछ वो ड्राइंग वगैरह बनाते थे और उससे कम्युनिकेट करते। जैसे आज व्हाट्सएप पे हम लोग कुछ इमोजी वगैरह भेजते हैं और इमोजी वगैरह भेजकर हम लोग ये अपने भाव को एक्सप्रेस करते हैं, तो वैसे ही वो लोग भी किया करते थे। और हिस्ट्री मतलब वो उस वक्त का समय जिसमें हमारे पास रिटन रिकॉर्ड है, ठीक है। जब हमारे पास रिटन रिकॉर्ड आया उसे हम लोग कहें हिस्ट्री। उम्मीद करते हैं आपको प्री हिस्ट्री और प्रो हिस्ट्री समझ में आया होगा। नाउ अब आता है कि प्राचीन काल में जो लोग हैं वो रहते कहाँ थे, उनका रहन सहन कहाँ था, वो क्या कहाँ रहते थे, क्या खाते थे। बेसिकली अगर हम लोग देखते हैं तो वो लोग ज़्यादातर नदियों के किनारे रहना पसंद करते थे। ये जो नदी है, ठीक है, रिवर वैली क्या होता है, आप देखोगे कि जैसे ये पहाड़ है, ठीक है, और ये पहाड़ से ये यहाँ से ऐसे पानी बहता है, तो ये जो वी शेप बनता है पहाड़ का, जहाँ से पानी बहता है, उसको हम लोग कहते हैं वैली। ये होता है वैली जो कि वी शेप में होता है, ठीक है। तो पीपुल लिव नियर द रिवर वैली, ये लोग नदियों के किनारे पहले लोग रहा करते थे। वो इसलिए क्योंकि जो रिवर है वो उनको ज़रूरत के सामान को देता था। जैसे सबसे पहले जो रिवर है वो उन लोगों को वाटर देता था, पीने के लिए पानी देता था। साथ ही नदी के किनारे बहुत सारे जानवर पानी पीने आते थे, तो उन लोगों को खाना भी देता था। वो लोग उस जानवर को पकड़ के
खाते थे। जैसे देखिए ये आदि मानव है, आग जलाकर और कुछ मीट वगैरह पका रहा है, ठीक है। तो ये लोग नदी के किनारे बेसिकली रहना पसंद करते थे, क्योंकि नदी इन लोगों को अलग अलग पर्पस से सर्व करता था। इट इज़ फाउंड दैट पीपल लिव क्लोज टू बैंक फॉर नर्मदा रिवर सेवरल थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो। अगर हम इंडिया का बात करते हैं तो इंडिया में जो लोग हैं, इंडिया में जो अर्ली ह्यूमन्स है वो नर्मदा नदी, ये जो नर्मदा नदी है वहाँ पे रहते थे आज से हज़ारों साल पहले। टेरेस ऑफ लाइफ वी आर फाउंड नियर सुलेमन एंड कारतिर हिल इन नॉर्थ वेस्ट। और बहुत सारा लाइफ का सबूत हमको मिला है गंगा नदी में। गंगा नदी के किनारे कुछ महाजनपद बने, जैसे मगध बने, काशी बने, वाजी बने। इन सब को हम लोग आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। और सुलेमन और करतिहार हिल नॉर्थ वेस्ट की तरफ भी बहुत सारा हम लोगों को लाइफ का सबूत मिला है। साथ ही कुछ हिमालयन माउंटेन्स की तरफ भी द हिमालयन माउंटेन एक्ट एज द नेचुरल बैरियर बिटवीन द इंडिया एंड सेंट्रल एशिया सिंस एजेस। और बहुत साल पहले अगर ये हम इंडिया का एक रफली मैप देखते हैं तो इस जगह पर जो हिमालयन माउंटेन्स है वो एक बैरियर की तरह यूज़ करता था कि एशिया के तरफ से कोई अर्ली ह्यूमन इधर की ओर इन्वेंशन ना कर सके और ये इधर की तरफ आ ना सके, ठीक है। तो हम लोग इंडिया के हिस्ट्री को इस तरीके से जानते हैं। लोग इन जगह पर रहा करते थे। फिर जैसे जैसे लाइफ बढ़ते गया और लोग पावरफुल होते गए तो वो महाजनपद बनाने लगे, जैसे कि मगध हो गया, काशी हो गया, वाजी हो गया, जो कि आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट कम टू सोर्सेस ऑफ फूड। वो लोग खाना क्या खाते थे। बेसिकली पहले जो लोग होते थे उन लोगों को एग्रीकल्चर करने पता नहीं था। जो अर्ली ह्यूमंस थे उनको एग्रीकल्चर पता नहीं था कि वो किस तरीके से एग्रीकल्चर करे, पशुपालन करे, ये सब कुछ पता नहीं था। वो लोग धीरे धीरे सीखे। लेकिन सबसे पहले वो लोग पेड़ों से उनके जड़, रूट, फ्रूट, फॉरेस्ट प्रोडक्ट और एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स को मार के खाना, पेड़ पत्ता खाना, कंद मूल, जैसे कैसे बंदर लोग खाना खाते हैं बस वैसे ही वो लोग खाया करते थे। लेकिन जब हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में आते हैं तो हमें कुछ दिखता है, जैसे कि 8000 साल पहले 2 क्रॉप हम लोग को देखने को मिला। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहला कौन सा क्रॉप दिखा था, तो ये था वीट और दूसरा था बार्ले। वीट और बार्ले ये 2 क्रॉप देखने को मिला था 8000 साल पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखिएगा। द नॉर्थ वेस्ट रीजन्स वेयर सुलेमान एंड कारतिहार हिल्स लोकेटेड। और ये कहाँ मिला था, सुलेमान और कारतिहार हिल्स जो है उस जगह पर ये वीट और बार्ले मिला था। द रीजन ऑफ गैरो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्यास ऑफ द सेंट्रल इंडिया डेवलप इन राइस प्रोडक्शंस। और जो गैरो हिल है जो कि ईस्ट के तरफ, नॉर्थ ईस्ट के तरफ, यानी इंडिया का ये जो नॉर्थ और ईस्ट ये वाला जो पार्ट है, इस जगह पर जो गैरो हिल्स थे वहाँ पे विंध्या में जो सेंट्रल इंडिया है वहाँ पे राइस का प्रोडक्शन भी देखने को मिला। तो सबसे पहले क्या क्या मिला, वीट मिला, बार्ली मिला, राइस प्रोडक्शन मिला। वो लोग सबसे पहले रूट, फ्रूट, फॉरेस्ट प्रोडक्ट और एनिमल्स को मार के खाया करते थे। फिर साथ ही वो लोग वीट, बार्ले, ये इसका फसल्स भी हमको देखने को मिलता है। साथ ही राइस प्रोडक्शन भी हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे डेवलपमेंट सिटीज़, कि उनका सिटीज़ वगैरह कैसे डेवलप हुआ, ठीक है। मतलब कैसे आज जो वो लोग सिटीज़ में रहते हैं कि क्या पहले भी ऐसा सिटीज़ था, क्या वो लोग सेटल लाइफ हुए या नहीं हुए, उनके बारे में। तो इंडस रिवर के जितने भी ट्रिब्यूटरीज़ है, ट्रिब्यूटरीज़ मतलब नदियों में से जो नदी, ये जो नदी है और इस नदी से एक छोटा सा नदी जो कट के निकलता है वो, ये इस जगह पर ये लोग सिटीज़ बनाया करते थे। मतलब धीरे धीरे वो लोग जब सेटल्ड लाइफ में आए, सेटल्ड लाइफ में आने के बाद वो लोग सेटल्ड, मतलब पहले वो लोग बंजारे की तरह रहते थे, इधर उधर वो लोग पहले घूमा करते थे। घूमने के बाद फिर वो लोग सेटल्ड लाइफ की तरफ आगे बढ़े, ठीक है। नॉमेड्स एंड हर्डर थे, नॉमेड्स एंड हर्डर के बाद वो लोग सेटल में गए। और वो लोग सेटल में कहाँ, तो नदियों के किनारे, नदी में जितना ट्रिब्यूटरीज़ वगैरह है वहाँ पर। और वो इसलिए क्योंकि नदी के किनारे उन लोगों को एलुवियल सॉइल मिलता था। एलुवियल सॉइल कहने का मतलब कि उन लोगों को उपजाऊ मिट्टी मिलता था जिससे वो लोग फसल को उपजा सके। फिर पानी मिलता था इरिगेशन के लिए। तो ये नदियों के किनारे इंडस नदी हो गया, उसके किनारे रहते थे। फिर बाद में वो लोग जब आगे बढ़े तो गंगा नदी और उनके ट्रिब्यूटरी जैसे सोन, चंबल, यमुना रिवर, ये सब के किनारे भी वो लोग रहा करते थे।
The city developed to the south. The river Ganga overbank tributary was considered the most powerful Mahajanpad named Magad, and its rulers were very powerful and set up the large kingdom. और वैसे सिटी जो गंगा नदी के किनारे था वो बहुत ही जो गंगा नदी के किनारे सिटीज़ था वो लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हुआ, क्योंकि गंगा नदी में बहुत ही ज़्यादा एलुवियल सॉइल आता था और उसमें जो प्रोडक्शन होता था बहुत ज़्यादा होता था, और प्रोडक्शन से वो लोग ट्रेड करते थे और उनको पैसा आता था, और पैसा आने से वो लोग बहुत ही ज़्यादा सैनिक अपने पास रखते थे, तो वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। हम लोग आगे पढ़ेंगे मगध के बारे में कि मगध कौन से रूलर में आया था, जब हम लोग मौर्यन डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे उस चीज़ को, ठीक है। ये बहुत ही पावरफुल किंगडम था। तो नदियों के किनारे इन लोगों का सारा सिटीज़ वगैरह डेवलप हुआ। नाउ वाई डिड पीपुल ट्रेवल्स। अब आता है कि लोग जो है वो ट्रेवल्स क्यों किया करते थे, वो घुमा क्यों करते थे, ठीक है। Peoples travel from one place to another in search of their livelihood, to escape from natural calamities and also to conquer other land. ये लोग घुमा करते थे अपने जीवन व्यतीत करने के लिए, अपने जीवन जीने के लिए। कभी एक जगह पर रुक कर वो लोग खाना वगैरह बनाए, खाए पिए, फिर वहाँ से मूव कर गए, फिर किसी दूसरे जगह गए, वहाँ से फिर जानवर वगैरह मारे, फल वगैरह खाए, फिर वहाँ से मूव करके वो तीसरे जगह गए। इस तरीके से वो लोग टाइम टू टाइम मूव किया करते थे। वो लोग ऐसे टाइम टू टाइम मूव किया करते थे। साथ ही ज़मीन को एक्वायर, लैंड को एक्वायर करने के लिए, मतलब अगर वो सेटल्ड भी है तो एक जगह से अपने ज़मीन को फैलाने के लिए, अपने राज एरिया को फैलाने के लिए वो लोग मूव किया करते थे। रिलीजियस टीचर्स, और भी जो बहुत रिलीजियस टीचर्स, मतलब जो धर्म को सिखाते थे, जो ईश्वर भगवान भावना को सिखाते थे, वो लोग मूव करते थे अपने रिलीजियस टीचिंग को आगे बढ़ाने के लिए, रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग को आगे बढ़ाने के लिए वो लोग मूव किया करते थे। नाउ ट्रैवलिंग इमर्ज एज ए स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट ऑफ द शेयरिंग आइडियाज़ बिटवीन टू और मोर पीपल हैविंग डाइवर्सिटी। और वो लोग ट्रैवलिंग करने से एक स्ट्रॉन्ग आइडिया मिलता था, लोगों के बीच में वो लोग आइडिया शेयर करते थे कि हाँ आपका विचार कैसा है, हमारा विचार कैसा है। इन विचार को वो लोग सेट किया करते थे, लोगों में अपने आइडिया का आदान प्रदान हुआ करता था उनका कि हाँ आपका विचार कैसा है, हमारा विचार कैसा है। और इसमें डाइवर्सिटी आया, लोग अलग अलग तरह के लोग एक दूसरे से मिलने लगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा वाई डिड पीपल ट्रेवल्स। नेक्स्ट कम टू, अब आता है इंडिया, कि इंडिया किस तरीके से, इंडिया का नाम इंडिया आया। क्या इंडिया का नाम इंडिया था? नहीं, इंडिया को सबसे पहले हम लोग भारत के नाम से जानते थे। आवर कंट्री कॉल इंडिया एंड भारत। हमारे कंट्री को आज हम लोग इंडिया कहते हैं या फिर भारत कहते हैं। अब तो सरकार ने भी कह दिया है कि अब हर जगह इंडिया का नाम भारत से लिया जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो नाम था वो था भारत। भारत was used by the people of North Indian in a Sanskrit composition ऋग्वेदा। और ये जो हमारा सबसे पुराना इंडियन टेक्स्ट ऋग्वेद है उसमें भारत का जिक्र होता है, भारतवर्ष। आप रामायण महाभारत ये सब देखे होंगे तो उसमें भारतवर्ष का जिक्र है। ये जो भारत है ये तो आया कहाँ से? द वर्ड इंदस टेरेस द रूट फ्रॉम द रिवर इंदस। ये जो इंदस है, ठीक है, ये इंदस नदी से आया, और इंदस नदी को संस्कृत में सिंधु कहा जाता था, सिंधु, ठीक है। दस द लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ द इंदस रिवर वाज कॉल्ड इंडिया। तो इंदस का जो लैंड है, जो रिवर इंदस का जो लैंड है उसे इंडिया कहा गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा नाम डिराइव हुआ। पहले हम लोग का नाम भारत था, ठीक है, और ये जो कि ऋग्वेद में है। फिर अब क्योंकि इंदस नदी का जगह, इसलिए जो अंग्रेज है उसका नाम रखें इंडिया। इस तरीके से हमारा नाम भारत इंडिया पड़ा, ठीक है। वैसे भारत का बहुत सारा नाम था, भारत है, इंडिया है, आर्यावर्त है और जम्बूद्वीप है। इस तरीके से बहुत सारा नाम हमारा भारत का हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में देखने को मिलता है। नाउ हाउ डू वी नो अबाउट द पास्ट। हम लोग पास्ट के बारे में किस तरीके से जानते हैं? एक्चुअली हम लोग, हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस, वैसे आदमी जो हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, और गड्ढा मतलब ज़मीनों को खोद के जो अवशेष होते, जो मलबे होते, उनको निकाल कर जो पढ़ते हैं उसे आर्कियोलॉजिस्ट, उस आदमी को आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। और जो हिस्ट्री को पढ़ता है उसे हिस्टोरियंस कहते हैं। ये
अलग अलग तरह का सोर्स हम लोगों को देते हैं और चीज़ों को समझते हैं, लेकिन जो बेसिकली दो सोर्स है, एक है आर्कियोलॉजिकल सोर्स और दूसरा है लिटरेरी सोर्स। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि आर्कियोलॉजी क्या होता है। व्हाट इज आर्कियोलॉजी? द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकवेशन ऑफ द साइट्स एंड एनालाइसिंग ऑफ द फिजिकल रिमेन्स। यानी हिस्ट्री को पढ़ना, हिस्ट्री को हम लोग पढ़ रहे हैं और या फिर प्री हिस्ट्री को हम लोग समझ रहे हैं उनके एक्सकवेशन से, मतलब जो हम लोग गड्ढा करके ज़मीनों को खोद के जो अवशेष निकाले, जैसे पोट्री वगैरह, ठीक है, घड़ा हो गया या फिर उनका कुछ खिलौना वगैरह हो गया, ठीक है, ये सब हम लोग निकाले, उसको जब हम लोग पढ़े तो वो कहलाता है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजिस्ट यूज़ द सोर्स लाइक द मॉन्यूमेंट्स। जैसे आर्कियोलॉजिस्ट यूज़ करते किसी मॉन्यूमेंट, किला का या फिर किसी आर्ट फैक्ट का या फिर किसी इंस्क्रिप्शंस का या फिर कॉइन्स को, ये सब को पढ़ते हैं। फिर लिटरेरी सोर्स क्या होता है? लिटरेरी सोर्स में आता है हैंड रिटन, जो हैंड रिटन रिकॉर्ड्स जहाँ पे है उसे लिटरेरी सोर्स कहा जाता है। और लिटरेरी सोर्स में आपका रिलीजियस लिटरेचर जैसे महाभारत हो गया और सेक्युलर लिटरेचर जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, संविधान हो गया, बायोग्राफीज़ हो गया, ऑटोबायोग्राफीज़ हो गया, ये सब, ये दो हुआ आर्कियोलॉजी और लिटरेरी। फिर आता मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होते हैं? बुक्स, वैसे बुक्स जो कि मैन्यूस्क्रिप्ट को हिंदी में मनुस्मृति कहा जाता है। ह्यूमंस जो कि पहले पाम लीफ में, मतलब पत्तों में, ठीक है, पत्तों में वो लोग लिखा करते थे, पाम लीफ में, ठीक है, वो कहलाता है मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, और उसमें वो लोग क्या क्या लिखते थे? तो उसमें मेडिकल्स के बारे में, साइंस के बारे में और राजा का जीवन कैसा था उसके बारे में, और अलग अलग लैंग्वेज में लिखा करते थे। और उस वक्त जो इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज था वो था प्राकृति लैंग्वेज। प्राकृति, यही बाद में जाकर संस्कृत बना। ये जो प्राकृति लैंग्वेज है यही संस्कृत बना और इस लैंग्वेज में वो लोग लिखा करते थे। साथ ही इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस भी बहुत ही अच्छे से हमें हिस्ट्री समझने में मदद करता है। इंस्क्रिप्शन वेयर रिटन ऑन हार्ड सरफेस सच एज, जैसे किसी मेटल्स पर या फिर किसी रॉक पर, ठीक है, किसी रॉक पर कुछ लिखा हुआ है, उन सभी को इंस्क्रिप्शंस कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। नेक्स्ट, हु स्टडी हिस्ट्री, सोर्स ऑफ हिस्ट्री, कौन पढ़ते हैं? हिस्टोरियंस पढ़ते हैं। ठीक है, जितने भी हिस्टोरियंस हैं वो हिस्ट्री को पढ़ते हैं। दो ग्रुप, एक हिस्टोरियंस जो पहले ग्रुप है जो पढ़ते हैं उसको हिस्टोरियंस कहते हैं, और दूसरे जो ग्रुप होते हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है, पहले ग्रुप को हिस्टोरियंस और दूसरे ग्रुप को आर्कियोलॉजिस्ट। जो इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स ये सब को देखते हैं, समझते हैं, उसको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, और जो टेक्स्ट वगैरह को पढ़ते हैं उसे हिस्टोरियंस कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर्कियोलॉजिस्ट जैसे बिल्डिंग बना स्टोन का उसको देखते हैं, ठीक है, ब्रिक्स को देखते हैं, पेंटिंग्स को देखते हैं, स्कल्पचर्स को देखते हैं, ये सब को देखते हैं। और जो हिस्ट्रीज होते हैं वो स्क्रिप्ट्स वगैरह को देखते हैं और उसको पढ़ते हैं। दे वेयर पीपल स्टडी द पास्ट यूज ऑफ द इंफॉर्मेशन फाउंड बाय द इंस्क्रिप्शंस। और इंस्क्रिप्शन से जो भी हम लोगों को मिलता था, ठीक है, उसको पढ़ते थे। जैसे इंस्क्रिप्शन से वो लोग चीज़ों को लिखे कि हाँ ये लोग इस तरीके से रहा करते थे, वो इस मिट्टी का घर बनाया करते थे, उनका पॉलिटिकल कुछ ऐसा रहा करता था। तो हिस्टोरियंस फिर इसको और पढ़कर और भी अपने चीज़ों को बताते थे। दे वेयर द ग्रुप कॉल्ड हिस्टोरियंस वेयर द पीपल्स हु स्टडी द पास्ट एंड यूज द इंफॉर्मेशन फाउंड द इंस्क्रिप्शन सेल्स एंड स्क्रिप्ट्स। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का। ठीक है, कि हिस्ट्री क्या होता है, हम लोग हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, हिस्ट्री का सोर्सेस कहाँ है, हिस्ट्री कहाँ से समझ में आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में आप अपना फीडबैक दीजिए कि क्या आपको ये चैप्टर समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, सभी कोई को हरे कृष्णा।